आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। एक मशहूर फिल्म अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको संदेह है कि वह मर्डर है। आप इसकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। आपको करीबी लोगों पर संदेह भी है। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको जांच को रोकने के लिए दबाव डाला है। वहीं शोकाकुल परिवार जांच हेतु प्रार्थना करता है। एक दिन प्रातः 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ सूटकेस आपके दरवाजे के सम्मुख एक पर्ची के साथ प्राप्त होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप जांच को वहीं पर स्थगित कर दें। इसी बीच हत्या का एक सबूत आपके हाथ लग जाता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी इस केस की पड़ताल को यहीं पर रोकने के लिए कहते हैं। आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए से भरा बैग आप ले लेंगे या नहीं? क्यों? इस स्थिति में शोकाकुल परिवार के प्रति आपके क्या भाव होंगे? वह कौन कौन से मूल्य हैं जो प्रभावित होते हैं और क्यों? जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस केस स्टडी का सॉल्यूशन देखेंगे। हम देखेंगे कि इसे किस प्रकार से हल किया जा सकेगा। साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि केवल यही एक माध्यम है जो कि हमें मोटिवेट करता है। इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए यह मोटिवेशन ही हमारे लिए पर्याप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस केस के सॉल्यूशन को। इन प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले हम देख लेते हैं इस केस के की पॉइंट्स को। आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी एक की पॉइंट है। मशहूर फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या कर ली है। आपको संदेह है कि वह मर्डर है और आपने पड़ताल शुरू भी कर दी है। आपको करीबी लोगों पर संदेह है। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज आप पर दबाव डालते हैं जांच को रोकने के लिए। वहीं शोकाकुल परिवार आपसे बोलता है कि आप जांच को जारी रखें। एक दिन सुबह सुबह ही आपको 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग मिल जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए, ताकि आप उस जांच को वहीं पर रोक दें। और उसके साथ एक पर्ची भी मिलती है जिसमें लिखा रहता है कि आप जांच को वहीं पर स्थगित कर दें। इसी बीच हत्या का एक सबूत आपके हाथ लग जाता है। इसी अंतराल में आपको पता चल जाता है, एक सबूत मिल जाता है कि यह आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। इसके बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आपको पड़ताल करने से रोकने के लिए कहते हैं। ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हुए जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना है केस स्टडी को सॉल्व करते समय। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? आइए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। साथियों, इस तरह के उत्तर लिखने के लिए आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद मेन बॉडी पर आएं। तो देख लेते हैं हम इसे किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, यह प्रकरण एक लोक सेवक के लिए अधिक विकल्पों की गुंजाइश नहीं रखता है, किंतु फिर भी मेरे पास निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे। मैं जांच को यहीं पर छोड़ दूं। पहला विकल्प यह है कि मैं जांच को यहीं पर छोड़ दूं। यह विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि यह मेरी कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा और उस परिवार को न्याय नहीं दिलाएगा। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि मैं दबाव को कम करने के लिए मीडिया की सहायता ले लूं, लेकिन यह विकल्प भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मीडिया इसे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाएगी और इस तरह जनता का मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव भी बन जाएगा। अगला विकल्प यह भी हो सकता है कि आप परिवार को बोल दें कि परिवार सीबीआई जांच के लिए अपील करे। यह विकल्प भी अनुचित है। यह विकल्प अनुचित इसलिए है क्योंकि इस तरह की कार्यवाही पुलिस पर जनता के विश्वास को कम करेगी। जनता को यह लगने लगेगा कि पुलिस से तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए वह बोल रही है कि आप सीबीआई की जांच करो। इसीलिए यह विकल्प भी बिल्कुल उचित नहीं होगा। अगला विकल्प यह भी हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया जाए और जांच को जारी रखा जाए। यह एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को यदि हम सबूत, जो पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, उन सबूतों को हम प्रदान करेंगे, साथ में जो सहायक जानकारियां हैं उस केस के संबंध में उन्हें प्रदान करेंगे, तो संभव है कि वरिष्ठ अधिकारी मान जाएं और जांच के लिए ठोस अनुमति प्रदान कर दें। यह विकल्प एक उचित विकल्प होगा जो कि विधि के अनुरूप होगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को लिख सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा था प्रश्न नंबर 2 कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को। यहाँ पर हम कह सकते थे कि प्रदत्त प्रकरण में आईपीएस होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि सभी लोगों को उचित न्याय मिल सके। शोकाकुल परिवार के दुख को कम करने एवं अपने कर्तव्य को निष्पक्षता पूर्वक संपन्न करते हुए मैं इनमें से जांच की कार्यवाही को अवश्य ही जारी रखूंगा। मैं जांच की कार्यवाही को जारी इसलिए रखूंगा क्योंकि अभिनेता ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। दूसरा कारण यह भी है कि उचित एवं निष्पक्ष न्याय सभी का अधिकार है, अतः मैं इसी कारण लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कार्य करूंगा। अगला कारण यह भी है कि अनावश्यक बाहरी दबाव इस प्रकार के प्रकरण में विभिन्न खुलासे के संकेत दे रहा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग इस पर दबाव डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे खुलासे इस संबंध में हो सकते हैं। इसके बाद अगला कारण यह भी है कि घर के बाहर जो 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ सूटकेस मिला है, वह किसी किलर गैंग की ओर भी संकेत कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई किलर गैंग शहर में मौजूद हो जो कि किसी को मारने की सुपारी लेकर इस तरह के कृत्य करती हो। इसलिए मैं इस जांच एवं पड़ताल को जारी रखूंगा और केस की तह तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते थे। इस तरह उत्तर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हो जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि है क्या आप 1 करोड़ रुपए का बैग ले लेंगे या नहीं लेंगे? यदि नहीं लेंगे और ले लेंगे तो क्यों? तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। एक ईमानदार लोक सेवक होने के नाते मैं किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता हूं। यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है, अतः मैं इस 1 करोड़ से भरे सूटकेस को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि इसे एक सबूत के तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये तो हमने बता दिया कि हमारा स्टैंड क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो हमने पहले पैराग्राफ में अपना स्टैंड बता दिया कि मैं वो बैग जो था वो नहीं लूंगा। अब यहाँ पर कारण बता देते हैं हम। मैं घूस नहीं लूंगा क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है और नैतिकता के विरुद्ध है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार प्रशासनिक प्रबलता को ढीला करते हैं एवं भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। इस तरह का कृत्य मेरी संवेदना के मूल्य को ठेस पहुंचाएगा और शोकाकुल परिवार को न्याय से दूर करेगा। इसलिए मैं इस तरह के कृत्य को नहीं करूंगा और उस 1 करोड़ के जो घूस है उसे नहीं लूंगा। इस तरह भ्रष्टाचार प्रशासनिक सेवा एवं जन सेवा दोनों के हितों के विरुद्ध है, इसीलिए मैं यह घूस नहीं लूंगा। इस तरह आप इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार लिखेंगे तो अच्छे अंक पा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा था। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, जिसमें कि है इस स्थिति में शोकाकुल परिवार के प्रति आपके क्या भाव होंगे? उत्तर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का। प्रदत्त प्रकरण में एक परिवार ने एक बेटे को खोया है जो कि एक विख्यात फिल्म अभिनेता था। परिवार के गहन अवसाद की इस समय में मेरी सहानुभूति पूर्ण रूप से उनके परिवार के प्रति रहेगी। इस तरह हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब मेन बॉडी पर आते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उनके धैर्य को बढ़ाऊंगा और उन्हें यह विश्वास दिलाऊंगा कि अन्वेषण कार्य शीघ्र ही पूरा होगा और उनके बेटे के हत्यारों का जल्द ही पर्दाफाश होगा। इस तरह के कुछ संवेदक शब्दों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो अन्वेषक को अच्छा लगेगा। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। उनके परिवार के प्रति मेरे मन में एक सहायता का भाव हमेशा रहेगा। यदि किसी योजना या किसी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें सहायता दिया जाना संभव हुआ तो मैं उनके लिए यह सहायता प्रदान करने का प्रयास करूंगा। निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार एक लोक सेवक होने के नाते धैर्य, सहानुभूति, सहायता करने के आदि भाव मेरे मन में उनके परिवार के प्रति उठेंगे। इस तरह चौथे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते थे, जो कि था कि शोकाकुल परिवार के प्रति आपके मन में क्या भाव होंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न था वह कौन कौन से मूल्य हैं जो प्रभावित होते हैं और क्यों प्रभावित होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न 5 का उत्तर। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट्रो के रूप में, प्रदत्त प्रकरण के निपटारे के मार्ग में बहुत सारे मूल्य दांव पर लगे हुए हैं जो कि निम्न प्रमुख हैं। सबसे पहला है ईमानदारी। ईमानदारी कैसे है? क्योंकि 1 करोड़ रुपए की घूस मिलना मेरी ईमानदारी का परीक्षण होगा, इसलिए यहाँ पर मेरा ईमानदारी का मूल्य प्रभावित हो रहा है। कर्तव्यनिष्ठा कैसे प्रभावित हो रहा है? क्योंकि बाहरी दबाव के चलते मैं अपने कर्तव्य पर अडिग रह पाता हूँ या नहीं रह पाता हूँ,
इस तरह कर्तव्यनिष्ठा भी प्रभावित हो रही है। सत्यनिष्ठा, हत्या के संबंध में सबूत प्राप्त हुआ है। इस तरह सत्यनिष्ठा भी प्रभावित होती है। यदि मैं इस सबूत को नकार देता हूं, अनदेखा कर देता हूं, तो मेरी सत्यनिष्ठा शेष नहीं रह जाएगी। संवेदना, संवेदना क्यों है? क्योंकि उस परिवार ने एक व्यक्ति को, अपने बेटे को खोया है, इसलिए उस परिवार के प्रति मेरी गहन संवेदना है। वस्तुनिष्ठता, क्योंकि जो व्यक्त तथ्य हैं, जो तथ्य सामने हैं, सबूत है, लोग घूस देना चाह रहे हैं, बाहरी दबाव डाल रहे हैं, तो उस केस में कुछ तो दम है। इसीलिए वस्तुनिष्ठता वहां पर प्रभावित हो रही है कि तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। इस तरह आप मुख्य मूल्यों को बीच में लिख दें मेन बॉडी के रूप में, और निष्कर्ष के तौर पर या अन्य मूल्य लिखकर कुछ अन्य मूल्यों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अन्य मूल्यों के रूप में उत्तरदायित्व, सहानुभूति, करुणा, प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन। प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन भी एक मूल्य है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो रहती है उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को पालन करना अनिवार्य होता है। इस तरह इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी भी आपको बोल रहे हैं कि उसे यहीं पर छोड़ दें। उन्हें आदेश नहीं दिया है किंतु कहा है, इसलिए हम इसे यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते थे। आदेशों का अनुपालन करना जैसे बहुत सारे मूल्य इस प्रकरण में प्रभावित होते हैं। इस तरह इस केस स्टडी को सॉल्व किया जा सकता था। यह केस स्टडी कुल मिलाकर 35 अंकों की थी। 7 अंक के मिलाकर कुल मिलाकर 5 प्रश्न थे। इसी तरह कुल मिलाकर 35 अंक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एथिक्स के पेपर में। आप इस तरह केस स्टडीज़ को सॉल्व करें तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।